विजय आज अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव वापस जा रहा है। विजय गांव से शहर में पढ़ने के लिए आया था और ग्रेजुएशन करके आज वापस अपने गांव लौट रहा है। उसने स्टेशन जाकर ट्रेन पकड़ वो बस यही सोच रहा था, आज कितने सालों बाद अपने घर वापस जा रहा हूँ। विजय अपने माता पिता और भाई बहनों से मिलने के लिए बहुत उत्साहित था। सफ़र लंबा था, इसलिए विजय अपने बैग से मैगज़ीन निकालकर पढ़ने लगा। तभी विजय जिस सीट पर बैठा था उसके सामने की सीट पर गांव का एक बुज़ुर्ग आदमी आकर बैठ गया। उस बुज़ुर्ग ने धोती कुर्ता और सिर पर गांव की पगड़ी पहन रखी थी। वो देखने में बिल्कुल देहाती लग रहा था। उसके पास एक झोला भी था। उसने सीट पर बैठते ही अपने झोले में से कपड़े में लपेटी हुई रोटियां निकाली और खाने लगा। उस बुज़ुर्ग को देखकर विजय को अपने गांव वालों की याद आ गई, क्योंकि वो भी एक गांव का ही लड़का था। उसके गांव में भी बुज़ुर्ग आदमी ऐसे ही कपड़े पहनते थे। ये देखकर विजय को अपने गांव की इतनी याद आने लगी कि उससे रहा नहीं गया और उसने उस बुज़ुर्ग आदमी से बात करनी शुरू कर दी। विजय ने कहा, राम राम काका, पाई लागू। बुज़ुर्ग ये देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, अरे जीते रहो बेटा, खुश रहो। विजय ने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो काका? उस बुज़ुर्ग ने कहा, बस बेटा यहीं अपने गांव जा रहा हूँ। विजय ने उससे पूछा, कौन सा गांव है आपका काका? बुज़ुर्ग ने कहा, बस यही जलालपुर गांव है बेटा। विजय ने कहा, अरे वाह काका, आप तो हमारे पड़ोस के गांव के ही हो। बुज़ुर्ग ने पूछा, अच्छा बेटा, कौन सा गांव है तुम्हारा? विजय ने कहा, काका बस आपके गांव से 18 किलोमीटर आगे वो दीनापुर गांव है ना, वहाँ से। बुज़ुर्ग आदमी ने कहा, अच्छा दीनापुर से, चलो अच्छा हुआ बेटा, अब हम दोनों का सफ़र अच्छे से कट जाएगा। उस बुज़ुर्ग ने विजय से कहा, आओ बेटा यहीं मेरे पास आकर बैठ जाओ, बात करने में आसानी होगी। क्या है ना बेटा, बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए सुनाई भी थोड़ा कम ही देता है। विजय ने कहा, हाँ काका ज़रूर, मैं भी यही चाह रहा था, आपके पास बैठकर आपकी सेवा का मौका भी तो मिलेगा। इतना बोलकर विजय उस बुज़ुर्ग आदमी के पास ही जाकर बैठ गया और उनके पैर दबाने लगा। ये देखकर उस बुज़ुर्ग की आंखों में आंसू आ गए और वो विजय के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, बड़े संस्कारी लगते हो बेटा, वरना आजकल के नौजवान हम बुज़ुर्गों की इज्जत करना तो दूर, सीधे मुंह बात भी नहीं करते। इस पर विजय ने कहा, अपने अपने संस्कार हैं काका, मुझे मेरे माँ बाप ने हमेशा बड़ों की इज्जत करना सिखाया है। बुज़ुर्ग ने कहा, बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं बेटा तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें। फिर उस बुज़ुर्ग ने विजय से पूछा, बेटा तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? विजय ने कहा, जी काका सूरज सिंह। इसके बाद बुज़ुर्ग आदमी ने कहा, सूरज सिंह, अरे वो तो मेरा बहुत अच्छा मित्र है, हम दोनों साथ साथ ही पढ़े हैं 5वीं कक्षा तक और साथ में बहुत मस्ती भी की है। हम साथ साथ ही खेले कूदे हैं, लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया और हम दोनों दोस्त हमेशा के लिए अलग हो गए। विजय ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी घटना काका? और पिताजी ने तो हमें कभी किसी घटना के बारे में नहीं बताया। काका ने जवाब देते हुए कहा, कैसे बताता वो तुम्हें बेटा, कोई भी उस खौफनाक घटना को क्यों याद करना चाहेगा? विजय ने आश्चर्य से पूछा, काका बताओ ना, कौन सी खौफनाक घटना थी वो, जिसके बारे में पिताजी ने भी हमें कभी नहीं बताया? अब मेरी उत्सुकता बढ़ रही है। काका ने अपने पैरों को समेटा और विजय के थोड़ा करीब खिसक कर बैठ गए। फिर उन बुज़ुर्ग काका ने बताना शुरू किया, बेटा ये घटना आज से कोई 40 साल पहले की है। मैं और तेरे पिताजी गांव के एक सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। तब उस ज़माने में आज की तरह मोबाइल या टीवी नहीं थे। लोग एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। गांव में एक पीपल का पेड़ हुआ करता था।
उसी के नीचे बने चबूतरे पर गांव के सभी आदमी शाम को इकट्ठा होते थे, अपने सुख दुख बांटते थे। उस टाइम तुम्हारी ही तरह गांव का एक लड़का शहर से पढ़कर आया था। उसका नाम सुरेश था। लेकिन जिस दिन वो लड़का अपने घर पहुंचा, उसी दिन उसके ताऊजी की मौत हो गई। उसके ताऊजी की मौत अचानक ही हुई थी, क्योंकि सुरेश जब गांव आने के लिए ट्रेन में बैठा था तो उसी दिन उसके पास उसके पिताजी की चिट्ठी भी आई थी। लेकिन चिट्ठी में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया था। शायद सुरेश के घर के लोगों ने सोचा होगा सफ़र करके आ रहा है, बताएंगे तो परेशान हो जाएगा, इस वजह से शायद कुछ ना बताया हो। लेकिन जब सुरेश घर पहुंचा तब उसे पता चला कि अभी 1 घंटा पहले ही उसके ताऊजी की मौत हो गई है। सुरेश हैरान था कि अचानक ताऊजी की मौत कैसे हो गई, क्योंकि 3 महीने पहले जब मैं घर आया था तब तो ताऊजी बिल्कुल ठीक थे। मैं उनके साथ हमारे खेत पर भी गया था और ताऊजी बिल्कुल तंदुरुस्त थे, ना उन्हें कोई बीमारी थी और ना ही उनकी तबीयत ख़राब थी। फिर कैसे? और हैरानी का कारण एक और भी था, क्योंकि सुरेश के ताऊजी की मौत बिल्कुल अलग तरह से हुई थी। उनकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और ज़ुबान भी बाहर लटक रही थी और उनका चेहरा पूरा सफ़ेद पड़ चुका था। थोड़ी देर बाद ही सुरेश का परिवार और पूरे गांव के लोग उसके ताऊजी को शमशान घाट लेकर गए। अंतिम संस्कार पूरा हुआ। सुरेश आज ही शहर से गांव लौटा था और लौटते ही ऐसी घटना हुई कि उसे भी तुरंत ताऊजी के पार्थिव शरीर को लेकर शमशान घाट जाना पड़ा। सुरेश का परिवार और गांव के लोग शमशान से बस में वापस गांव लौट रहे थे। वापस लौटते हुए सब यही बातें कर रहे थे, अब ना जाने किसकी जान लेगा वो। 2 साल में अब तक 400 लोगों की मौत हो चुकी है इस गांव में। सुरेश बस की सीट पर बैठा हुआ सब लोगों की बातें ध्यान से सुन रहा था। सबकी बातें सुनकर सुरेश तुरंत बोला, कौन और किसकी जान ले लेगा? सुरेश के पीछे बैठे एक बुज़ुर्ग आदमी ने सुरेश को सब बताना चाहा, लेकिन तभी सुरेश के पिताजी ने तुरंत उस बुज़ुर्ग आदमी को मना कर दिया और सुरेश से कहा, कुछ नहीं सुरेश, कुछ नहीं, तुम बस बैठे रहो। और सुरेश के पिताजी ने सबको सुरेश को कुछ भी बताने से मना कर दिया। सुरेश बैठे बैठे बस यही सोच रहा था कि ऐसा क्या है यहाँ और ये सब किसकी बातें कर रहे हैं? किसने 2 साल के अंदर गांव के 400 लोगों की जान ले ली? सुरेश इसी उधेड़-बुन में था, तभी बस सभी को लेकर गांव पहुंच गई। घर आकर भी सुरेश इस बात को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। आखिर क्या है ऐसा जिसने इतने लोगों की जान ले ली है? सुरेश ने अपने घर में भी सबसे पूछने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी सुरेश को कुछ नहीं बताया। लेकिन सुरेश ने भी सोच लिया था कि मैं पता तो लगा कर रहूँगा कि आखिर है क्या ये। अगले दिन सुरेश ने गांव में भी कई लोगों से इसके बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन गांव का कोई भी आदमी सुरेश से इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि सुरेश के पिताजी ने सबको मना कर दिया था। इसलिए किसी ने भी सुरेश को कुछ नहीं बताया। आखिरकार गांव के आखिर में वही बुज़ुर्ग रहते थे जो बस में सुरेश को कुछ बताना चाह रहे थे। सुरेश ने जब उनसे जोर देकर पूछा तो आखिर उन्होंने सुरेश को सब बता ही दिया। उस बुज़ुर्ग ने कहा, इस गांव के लोगों ने काम ही ऐसा किया है कि सबको उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। वो अब सबको मार देगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। अब सबकी मौत एक ही तरह से हो रही है। आंखें बाहर निकल जाती हैं, ज़ुबान भी काली पड़ जाती है और बाहर लटक जाती है और चेहरा तो बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाता है और आदमी की मौत हो जाती है। एक एक करके सबका नंबर आएगा। उस बुज़ुर्ग ने ये सब बातें बिना रुके लगातार कह दी। बुज़ुर्ग की बात ख़त्म होते ही सुरेश ने पूछा, कैसी गलती और क्यों मरेंगे सब? कौन है जो सबको मार रहा है, बताओ मुझे।
सुरेश के बार बार पूछने पर उस बुज़ुर्ग ने बताना शुरू किया। लगभग 2 साल पहले गांव के आखिर में एक पीपल का पेड़ हुआ करता था। उस पीपल के पेड़ के पास एक मकान भी बना हुआ था। वो मकान कई सालों से खाली पड़ा था। लोगों का कहना था कि रात के वक्त उस मकान से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, कभी किसी के रोने की, कभी हंसने की। वहाँ से गुज़रते लोगों ने भी कई बार उस पीपल के पेड़ के नीचे किसी साए को भी देखा था। इसलिए कोई भी उस पीपल के पेड़ के पास शाम होने के बाद नहीं जाता था। यहाँ तक कि लोगों ने अपने बच्चों को भी उधर जाने से मना कर रखा था। उन दिनों पूरे गांव में उस मकान और उस पीपल के पेड़ का खौफ फैला हुआ था। लेकिन इस बात में भी गांव में 2 मत थे। कुछ लोग इसे जिन्नात का साया मानते थे, जबकि कुछ लोगों का कहना था ये सिर्फ अंधविश्वास है। जो लोग इस पर विश्वास करते थे उन लोगों ने एक बाबा जी को भी बुलाया था। उन बाबा जी ने गांव के लोगों को कहा था ये मकान और पीपल का पेड़ जैसा है वैसा ही रहने दो, क्योंकि ये एक जिन्नात का घर है, उसे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। अगर किसी ने ये कोशिश भी की तो वो मारा जाएगा। इतना बोलकर वो बाबा जी चले गए। लेकिन उसी रात गांव के वो लोग जो इसे अंधविश्वास कहते थे वो उस मकान पर गए और उस पीपल के पेड़ को कटवा दिया। लेकिन वो जैसे ही उस मकान को तोड़ने लगे तो किसी काले साए ने उस आदमी को मकान के अंदर खींच लिया। ये देखकर बाकी के लोग वहाँ से भाग गए और गांव के बाकी लोगों को इस बारे में बताया। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उन लोगों को बहुत भला बुरा कहा, लेकिन अब क्या हो सकता था। अब तो पेड़ कट चुका था। अब तो सब भगवान से अपनी रक्षा की प्रार्थना करने लगे। जो लोग इसे अंधविश्वास कहते थे वो अब डर के मारे कांप रहे थे। अगले दिन जब सुबह हुई तो वो सब लोग उस मकान पर गए। जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो वो सब डर से कांपने लगे, क्योंकि जिस आदमी को उस काले साए ने अंदर खींच लिया था उसकी लाश बहुत बुरी हालत में ज़मीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और ज़ुबान काली पड़ के बाहर लटक चुकी थी। सब लोगों ने उसे बाहर निकाला और उसका अंतिम संस्कार किया। बस उसी दिन से इस गांव में ये मौतों का सिलसिला ऐसे ही चल रहा है। उस जिन्नात ने अब तक जिसकी भी जान ली है एक ही तरह से ली है। सुरेश ने उन बुज़ुर्ग चाचा की बात सुन तो ली, लेकिन इन चीज़ों पर उसका ज़्यादा कोई विश्वास नहीं था। सुरेश पढ़ा लिखा था और ऐसी किसी चीज़ों को नहीं मानता था। इसलिए उसने ठान लिया कि वो पता लगा कर रहेगा कि कौन है जो उस जिन्नात के नाम पर इन कारनामों को अंजाम दे रहा है। इसलिए सुरेश ने अगले दिन से ही उस मकान पर नज़र रखना शुरू कर दिया। सुरेश ने सोचा कि कोई तो ज़रूर है जो उस काले साए के नाम पर इन सब मौतों को अंजाम दे रहा है। इसलिए सुरेश रोज़ रात के 10 बजे आकर उस मकान के बाहर बैठकर नज़र रखने लगा। लेकिन कई दिनों तक नज़र रखने पर भी सुरेश को ऐसा कुछ नहीं दिखा। लेकिन एक दिन सुरेश रोज़ से थोड़ा जल्दी ही उस मकान के पास आ गया। सुरेश उस मकान से थोड़ा दूर एक दीवार के साथ खड़ा था। तभी उसने देखा एक आदमी उस मकान की ओर आ रहा था। उस आदमी के हाथ में एक काले रंग की प्लास्टिक की थैली भी थी। सुरेश ने देखा कि वो आदमी हाथ में उस थैली को लिए उस मकान के अंदर गया। ये देखकर सुरेश आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि गांव के सब लोग शाम के बाद इधर आने से भी डरते हैं, तो ये अंदर कैसे चला गया। सुरेश ये सब देखकर समझ चुका था कि पूरे गांव को पागल इसी आदमी ने बना रखा है। लेकिन सुरेश उस दिन तो वापस चला गया। उसने सोचा कि कल आकर फिर से देखूंगा, और अगर ये कल भी आया तो पक्का यही इस पूरी घटना का जिम्मेदार है। अगली रात सुरेश
फिर से उस घर के बाहर उसी समय आया और दीवार के पास छुपकर उस आदमी का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी ही देर में उसने देखा वही आदमी आज भी एक काली थैली में कुछ लेकर उस मकान के अंदर जा रहा है। अब तो सुरेश को पक्का विश्वास हो गया था कि सभी मौतों का जिम्मेदार यही आदमी है। उस आदमी के अंदर जाते ही सुरेश अपनी जगह से उठा और वो भी उस मकान के अंदर चला गया। सुरेश भी आज अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था। अंदर जाते ही सुरेश ने उस आदमी को दबोच लिया और कहा, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा आज। सब मौतों के जिम्मेदार तुम ही हो ना? बताओ क्यों तुम लोगों को मार रहे हो? बताओ मुझे, नहीं तो मैं अभी तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। बताओ जल्दी, वरना अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर सुरेश ने उस आदमी को नीचे पटक दिया और उसका गला दबाते हुए बोला, मेरे 3 गिनने तक बता दे, वरना मैं आज तुझे सच में मार दूंगा। उसके बाद उस आदमी ने रोते हुए कहा, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो वो मुझे भी मार देगा। उस आदमी की बात सुनकर सुरेश ने अपने दांत पीसते हुए कहा, अगर तूने नहीं बताया तो वो तुझे बाद में मारेगा, मैं तुझे अभी मार दूंगा। सुरेश को इतने गुस्से में देखकर उस आदमी ने कहा, अगर तुम्हें सब जानना है तो कल इसी समय यहीं मिलना, उसके बाद तुम अपनी आंखों से सब सच देख लेना। सुरेश उस समय बहुत गुस्से में था, लेकिन उसने उस समय उस आदमी को छोड़ दिया और कहा, लेकिन तुम अगर कल कहीं भागे या मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी करी ना तो मैं सच में तुम्हारी जान ले लूँगा। इतना बोलकर सुरेश ने उस आदमी को छोड़ दिया और वहाँ से अपने घर चला गया। अगली रात सुरेश 8 बजे ही उस मकान के बाहर खड़ा हो गया। थोड़ी देर में उसने देखा कि वो आदमी आ रहा है और उस आदमी के हाथ में आज भी एक काली प्लास्टिक की थैली थी और थैली में कुछ था भी। उस आदमी ने सुरेश को देखते ही कहा, चलो अब मेरे साथ। इतना बोलकर वो आदमी उस मकान के अंदर जाने लगा। आगे वो आदमी चल रहा था और पीछे सुरेश था। घर के अंदर जाते ही उस आदमी ने अपने हाथ में जो थैली ले रखी थी उस थैली को खोला और उसमें से मांस और एक प्लेट निकाली और बगल के कमरे के दरवाजे के पास रख दी। इसके बाद वो दोनों थोड़ा पीछे होकर खड़े हो गए। थोड़ी ही देर बाद सुरेश ने देखा किसी ने कमरे का दरवाज़ा खोला, पर जिसने दरवाज़ा खोला था वो दिख नहीं रहा था। उसने दरवाज़ा खोलकर मांस की प्लेट अंदर खींच ली। इसके बाद उस आदमी ने सुरेश से कहा, जिसे तुम ढूंढ रहे थे ये वही है। उस आदमी की बात पूरी होते ही सुरेश ने चिल्लाते हुए कहा, तुम जो कोई भी हो, अब तुम्हारा भांडा फूट चुका है। तुम जो भी हो अब फ़ौरन बाहर आ जाओ, वरना मैं पूरे गांव को अभी यहाँ बुला लूँगा। अभी भी तुम सोच लो, अगर गांव के लोग यहाँ आ गए तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा। लेकिन सुरेश के इतना बोलने के बाद भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। सुरेश गुस्से में आ गया और दरवाजे को पीटने लगा, लेकिन इसके बावजूद भी कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। तो सुरेश ने उस कमरे के दरवाजे को लात मार मार कर तोड़ दिया। दरवाज़ा टूटते ही सुरेश ने जैसे ही अंदर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि अंदर कोई भी नहीं था। पूरे कमरे में बस अंधेरा था। कमरे के पीछे की तरफ एक खिड़की थी जिसमें से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। फर्श पर मांस की प्लेट खाली पड़ी थी। बस यही सब था उस डरावने कमरे के अंदर। सुरेश यही सोच रहा था कि जो अंदर था वो आखिर गया कहाँ, क्योंकि मांस की प्लेट तो खाली थी, इसलिए जाहिर सी बात है अंदर कोई तो था। उसके बाद सुरेश गुस्से में पीछे मुड़ा और बोला, बताओ कौन है वो जो अभी अंदर था, कहाँ भाग गया? बताओ मुझे उसका नाम क्या है और कौन है वो? सुरेश बिना रुके बस बोले जा रहा था। तभी किसी ने उस आदमी को कमरे के अंदर खींच लिया और सुरेश को बाहर धक्का दे दिया और वो टूटा हुआ दरवाज़ा भी अपने आप बंद हो गया। थोड़ी देर बाद ही सुरेश को अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस आदमी को मार रहा हो, क्योंकि वो आदमी दर्द से तड़प तड़प कर चीख रहा था।
लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो सब आवाज़ें आनी बंद हो गईं और उसके बाद वो दरवाज़ा खुला। सुरेश अभी भी बाहर ही खड़ा था। दरवाज़ा खुलते ही अंदर से एक काला साया बाहर आया। जैसे ही सुरेश ने उस साए को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि अंदर से जो साया बाहर आया था वो लगभग 8 से 10 फुट लंबा था और उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। जैसे उसके चेहरे पर खाल ही ना हो, सिर्फ मांस हो। उसका पूरा शरीर आग में झुलसा हुआ था। उस साए ने बाहर आते ही अपनी डरावनी आवाज़ में सुरेश से कहा, कल से मेरे लिए गोश्त लेकर तुम आओगे और रोज़ इसी समय आओगे, नहीं तो जो अभी इस आदमी के साथ हुआ है कल तुम्हारे साथ होगा। इतना बोलकर वो भयानक साया गायब हो गया और कमरे का दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। पर सुरेश अभी भी बाहर खड़ा था। वो हिम्मत करके थोड़ा आगे बढ़ा, क्योंकि वो आदमी अभी भी कमरे के अंदर था। सुरेश ने भगवान का नाम लेकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा खुल गया। लेकिन कमरे के अंदर का नज़ारा देखकर सुरेश के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि सुरेश ने देखा कि कमरे के फर्श पर उस आदमी की कटी फटी लाश पड़ी थी और कमरे की दीवारों पर खून ही खून फैला हुआ था। सुरेश ने जैसे ही उस आदमी की ऐसी लाश को देखा तो वो कांपते पैरों से अपने घर भाग गया। घर में आते ही सुरेश अपने कमरे में जाकर सो गया। उस रात तो सुरेश ने अपने घर में किसी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन सुबह उठते ही सुरेश ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आज मुझे वापस शहर जाना है। मुझे आज ही याद आया, कल मेरा एक एग्ज़ाम है। सुरेश के पिताजी और उसके परिवार के बाकी सदस्य सुरेश की बात सुनकर हैरान थे। सुरेश के पिताजी ने उसे समझाते हुए कहा, अभी कुछ दिन रुक जाओ बेटा, तुम्हारे ताऊ जी की 13वीं भी अभी नहीं हुई है। अपने पिताजी की बात को बीच में ही काटते हुए सुरेश ने कहा, नहीं पिताजी मुझे जाना ही पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। इतना बोलकर सुरेश ने अपना सामान पैक किया और अपने घर से रेलवे स्टेशन के लिए निकल गया। सुरेश ने सोचा, जो भी पहली ट्रेन मिलेगी उसी में बैठकर निकल जाऊंगा, देखता हूँ कोई मेरा क्या कर लेगा। पिछली रात वाली घटना भी सुरेश ने किसी को नहीं बताई थी। सुरेश स्टेशन पहुंचा तो पता चला कि शहर के लिए जो पहली ट्रेन है वो रात 10 बजे की है। सुरेश ने सोचा, कोई नहीं, दिन भर यहीं बैठा रहूँगा और रात को ट्रेन आते ही सीधा गांव से बाहर। सुरेश ने पूरा दिन स्टेशन पर बैठे बैठे निकाल दिया। रात के 10 बजे जब ट्रेन आई तो सुरेश सीधा जाकर ट्रेन में अपनी सीट पर बैठ गया। अभी ट्रेन उसने सिर पर मुस्लिम टोपी, बदन पर बनियान और नीचे लुंगी पहन रखी थी। वो आदमी एक कसाई था। उस कसाई ने सुरेश के पास आकर कहा, जनाब ये लो, आपका गोश्त पैक कर दिया है, जाओ ले जाओ, अभी भी टाइम है, टाइम पर पहुंचा देना इसे। उस कसाई की बात सुनकर सुरेश की हालत ख़राब हो गई। सुरेश ने सोचा, ये सब इसको कैसे पता, लेकिन उसने गुस्से में बोला, मुझे कहीं नहीं जाना गोश्त लेकर, तुम्हें इतना शौक़ है तो तुम ही ले जाओ ना, जाओ यहाँ से। लेकिन वो कसाई गोश्त की थैली सुरेश के पास में रख कर चला गया और जाते जाते बोला, इसे ले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना फालतू में मारे जाओगे जैसे तुम्हारे ताऊ जी मरे थे। इतना बोलकर वो कसाई वहाँ से चला जाता है। सुरेश ने मन में सोचा, चाहे जो हो जाए मैं तो नहीं लेकर जाऊँगा कहीं गोश्त। इतना सोचकर सुरेश ने वो गोश्त की थैली उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दी और कुछ समय के बाद सुरेश शहर पहुँच गया। लेकिन जैसे ही सुरेश ट्रेन से नीचे उतरा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ट्रेन से उतरते ही सुरेश के सामने स्टेशन पर वही गोश्त वाला कसाई खड़ा था। सुरेश ने सोचा, ये वही गोश्त वाला है क्या जो रात को गांव के स्टेशन पर मिला था, पर यह कैसे हो सकता है। सुरेश यही सब सोच रहा था, तभी वो गोश्त वाला सुरेश के पास आया और सुरेश से बोला, जनाब क्यों बेवकूफ़ी कर रहे हो, मरने का बहुत शौक़ है क्या तुमको, अभी भी वक्त है, जाओ गोश्त दे आओ।
एक दिन की गलती हो गई, कोई बात नहीं, माफ़ी मांग लेना, बच जाओगे, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहना। गोश्त वाले ने इतना ही बोला था, तभी किसी ने सुरेश को हाथ से हिलाकर उठा दिया। सुरेश की आंख खुली तो वो चौंक गया, क्योंकि वो अभी भी स्टेशन पर ही था और बेंच पर बैठे बैठे ही सो गया था। यानी सुरेश ने एक भयानक सपना देखा था। सुरेश ने राहत की सांस ली कि चलो ये एक सपना था। लेकिन सुरेश को जिसने उठाया था, सुरेश ने जैसे ही उसका चेहरा देखा तो वो फिर से डर गया, क्योंकि उसने देखा कि वही गोश्त वाला आदमी उसके सामने खड़ा था जो उसने अभी सपने में देखा था। उस गोश्त वाले ने सुरेश से कहा, जनाब वक्त हो गया है, जाओ गोश्त दे आओ। इतना बोलकर उसने सुरेश के हाथ में गोश्त की थैली पकड़ाते हुए कहा, जनाब इसमें 2 किलो गोश्त है, अब देर मत करो और जाओ, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। इतना बोलकर वो गोश्त वाला वहाँ से चला गया। लेकिन सुरेश अभी भी गुस्से में था। उसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गोश्त देने तो नहीं जाऊंगा। इतना बोलकर सुरेश ने घड़ी में वक्त देखा तो रात के 10 बज रहे थे और देखते देखते सुरेश की ट्रेन भी आ गई। सुरेश खुशी से भागते हुए जाकर ट्रेन में चढ़ गया और तुरंत अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। सुरेश ने सीट पर बैठकर राहत की सांस ली और बोला, चलो कम से कम ट्रेन तो आ गई, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, देखता हूँ अब कोई क्या कर लेगा मेरा। सुरेश बहुत खुश था और मन ही मन सोच रहा था, अब शहर जाकर वहीं रहूँगा और कुछ सालों बाद ही आऊँगा जब सब शांत हो जाएगा। सुरेश ट्रेन में बैठे बैठे अपने ख्याली पुलाव पका रहा था। थोड़ी देर के बाद ट्रेन का हॉर्न बजा, लेकिन तभी सुरेश ने देखा कि ट्रेन की पूरी बोगी ही खाली है। बस सामने की सीट पर एक काला सा आदमी बैठा हुआ है। सुरेश ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और कहा, मुझे क्या, मुझे तो शहर जाना है बस। सुरेश ट्रेन की खिड़की के पास ही बैठा था और खिड़की भी खुली हुई थी। सुरेश को खिड़की से बाहर देखने पर एक मकान दिखा। सुरेश को वो मकान जाना पहचाना लगा। सुरेश ने जब ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि ट्रेन तो उसी सोने मकान के आगे पीछे घूम रही है। अब तो सुरेश के होश उड़ना लाजमी था, क्योंकि उसके गांव में रेल की पटरियां तो दूर की बात है, उसके गांव के अंदर आज तक बस भी नहीं गई थी और अब ट्रेन उसके गांव में उस मकान के आगे पीछे ही घूम रही थी। सुरेश ने सोचा, क्या पता इस बार भी ये मेरा कोई सपना ही हो। इसलिए वो खुद को ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारने लगा और नोचने लगा। लेकिन इस बार ये कोई सपना नहीं था। अब सुरेश को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, यहाँ से बिना बताए भागने की। सुरेश तुरंत अपनी सीट से उठकर गेट के पास गया। उसने देखा कि ट्रेन तो बहुत तेज़ी से चल रही है। वो अब कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए सुरेश चीखने चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैंने क्या किया है। लेकिन उस बोगी में तो और कोई नहीं था, बस एक काला सा आदमी अपनी सीट पर बैठा था। सुरेश को चिल्लाता हुआ देखकर वो आदमी सुरेश के पास आया और सुरेश से कहा, क्या हुआ जनाब, तुम अपने आप को बहुत समझदार समझते हो ना, इस गांव से कोई भी जिंदा वापस नहीं जा सकता। सुरेश अब उसकी बातें सुनकर बहुत डर चुका था। वो रोते रोते नीचे गिरकर बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने क्या किया है। इतना बोलकर सुरेश ने जैसे ही उस आदमी का चेहरा देखा तो मानो अब तो सुरेश की धड़कन ही रुक गई, क्योंकि सुरेश ने देखा कि ये तो वही काला साया है जो उस दिन उस मकान में था और इसने उस आदमी को भी मार दिया था। सुरेश की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसके बाद उस आदमी ने अपनी डरावनी और ख़तरनाक आवाज़ में सुरेश से कहा, क्यों, तुम गोश्त लेकर नहीं जाओगे? फिर तुमको मरना होगा। याद है ना तुम्हारे ताऊजी की हालत कैसी हुई थी? उन्होंने भी ऐसे ही मना किया था और गांव में कितने लोगों की मौत हुई है, शायद तुम भूल गए हो। चलो
आज तुम्हारी बारी है। इतना बोलकर उस साये ने सुरेश को उसके सर के बाल पकड़कर उठा लिया। सुरेश चीख रहा था, चिल्ला रहा था और माफ़ी मांग रहा था। वो बार बार बोल रहा था, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं रोज़ सही वक्त पर गोश्त लेकर आऊँगा। सुरेश गिड़गिड़ाकर रो रहा था। तभी उस साये ने सुरेश को बोगी के फर्श पर बड़ी ज़ोर से पटका। फिर उस जले हुए काले साये ने सुरेश से कहा, अगर तुझे ज़िंदा रहना है तो उसी घर में रोज़ सही वक्त पर गोश्त लेकर आ जाना। जब तक गोश्त लेकर आएगा तब तक ही बचेगा, वरना बचेगा तो कोई नहीं इस गांव में, मरेंगे तो सब। सुरेश डरा हुआ तो था, लेकिन उसने थोड़ी हिम्मत करके पूछा, तुम क्यों मारना चाहते हो सबको? क्या बिगाड़ा है तुम्हारा हम सब ने? फिर उस काले साये ने सुरेश से कहा, क्या बिगाड़ा है? तुम सब लोग दरिंदे हो और तुम लोगों को तुम्हारे किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तुम लोगों ने उस पेड़ को काट दिया। वो पेड़ 200 सालों से मेरा घर था, वहाँ मेरे बच्चे भी थे, लेकिन तुम लोगों ने मेरा घर उजाड़ दिया और अब मैं तुम सबको मार दूंगा। उसके बाद सुरेश ने पूछा, किसने उजाड़ा है तुम्हारा घर? सुरेश की बात का जवाब देते हुए उस काले साये ने कहा, तुम्हारे गांव के उन पढ़े लिखे लोगों ने, जिनको लगता है हम भूत पिशाच नहीं होते, लेकिन अब उनको पता चल रहा है कि हम होते भी हैं और क्या क्या कर भी सकते हैं। जब तक मैं अपना बदला नहीं लूँगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी, और मुझे शांति तब मिलेगी जब इस गांव के सब आदमी मर जाएंगे। सुरेश ने एक बार और हिम्मत करते हुए कहा, लेकिन जिन लोगों ने उस पेड़ को काटा था, कसूरवार तो बस वही लोग हैं ना? बाकी निर्दोष लोगों को क्यों मारना चाहते हो तुम? फिर उस काले साये ने कहा, कसूरवार इस गांव का हर आदमी है। इन्होंने ही उस बाबा को बुलाया था ना, लेकिन तब मैंने किसी को तंग नहीं किया, लेकिन इन लोगों ने मेरा घर तोड़ दिया, इसलिए कसूरवार तो इस गांव का हर इंसान है। फिर उस जिन्नात ने कहा, लेकिन तुम जिंदा रहोगे, बस तुमको रोज़ गोश्त लेकर आना होगा उसी घर में। अगर नहीं लाए तो इस बार मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा गोश्त खाऊंगा। इतना बोलकर सुरेश को उस जिन्नात ने चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी, जब थोड़ी देर बाद सुरेश की आंख खुली तो वो उसी मकान के बाहर पड़ा हुआ था। यानी सुरेश को जो चलती हुई ट्रेन लग रही थी वो यही मकान था। लेकिन सुरेश समझ चुका था कि अब चालाकी नहीं चलेगी, क्योंकि आज जान बड़ी मुश्किल से बची है। उसके बाद सुरेश अपने घर चला गया। सुरेश तो घर पर यह बता कर गया था कि वो शहर जा रहा है, इसलिए उसके घर आते ही घर के सब लोग कहने लगे, क्या हुआ सुरेश, तुम वापस क्यों आ गए? और दिन भर कहाँ थे और इतनी रात को वापस आए हो? सुरेश ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, बस मेरा मन नहीं है, मैं बाद में जाऊंगा शहर। सुरेश की बात सुनकर घर के लोग भी शुक्र बना रहे थे कि चलो ठीक है। उसके बाद सुरेश के पिताजी ने कहा, अब तुम्हारे ताऊजी की 13वीं हो जाए तब जाना जहाँ जाना हो। सुरेश ने कहा, हाँ ठीक है। लेकिन सुरेश ने अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया जो कुछ आज उसके साथ हुआ था। सुरेश जाकर बिस्तर पर लेट गया, लेकिन इतना होने के बाद सुरेश को अब नींद कहाँ आने वाली थी। सुरेश लेटे लेटे बस यही सोच रहा था, आज तो बड़ी मुश्किल से बचा हूँ। लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि गया तो वो रेलवे स्टेशन था, वहाँ से ट्रेन पकड़ी, ट्रेन में बैठा भी, ट्रेन चल भी रही थी। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जब उस साये ने मुझे ट्रेन से नीचे फेंका तो मैं उस मकान के आगे था। इसी उधेड़-बुन में सुरेश बिस्तर पर पड़ा हुआ था। लेकिन सुरेश ने सोच लिया था, इस गांव को इस जिन्नात से आज़ाद करा कर ही रहूँगा। सुरेश ने कहा, जब तक इस गांव को मैं इस मनूस जिन्नात से आज़ाद नहीं करा दूंगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं अपने गांव के लोगों को ऐसे मरते हुए नहीं छोड़ सकता।
फिर अगले दिन सुरेश उस जिन्नात के बताए अनुसार गोश्त लेकर शाम 8 बजे उस मकान पर जाता है और कमरे के आगे गोश्त रख कर आ जाता है। ऐसा लगातार कई दिनों तक चला। गांव में भी सब कुछ ठीक था। साथ ही सुरेश इस कोशिश में भी था कि गांव को जिन्नात से मुक्त करा सके। सब कुछ सही चल रहा था। तभी एक दिन सुरेश शाम 8 बजे गोश्त लेकर उस मकान पर जाता है। वो गोश्त रखकर वापस आ ही रहा था, तभी उसे खबर मिलती है कि उसके घर के पास रहने वाले एक ताऊजी की मौत हो गई है। और उनकी मौत भी बिल्कुल उसी तरह से हुई थी जैसे बाकी गाँव वालों की हुई। जैसे ही सुरेश ने ये बात सुनी तो उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि अब तो वो रोज़ गोश्त लेकर जा रहा है, फिर भी उस जिन्नात ने एक और जान ले ली। जब सुरेश गांव पहुंचा तो सब लोग उस ताऊजी का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे। अब तो गांव के लोगों को इसकी आदत पड़ चुकी थी, क्योंकि हर रोज़ किसी न किसी की जान जा रही थी। इसके बाद अगली रात हुई। सुरेश फिर से गोश्त लेकर गया, लेकिन अब तो सुरेश ने सोच लिया था अब शांत तो नहीं बैठना है, मैं हार नहीं मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए सुरेश इन चीज़ों के बारे में हर जगह पता करने लगा। इस बीच सुरेश को पता चला कि उसके गांव से थोड़ा आगे एक दूसरे गांव में एक बाबा जी रहते हैं, जो अल्लाह का नाम लेते हैं और दुखी लोगों की मदद करते हैं। गांव में जाते ही सुरेश ने उन बाबा जी को ढूंढ लिया। सुरेश उन बाबा के पास गया और जाते ही रोने लगा। बाबा के पैरों में गिरकर उसने बाबा से कहा, बाबा हमारे गांव को बचा लीजिए, हमारे गांव में हर दिन मौत का खेल हो रहा है, वो हमारे गांव में किसी को नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे उसने आधी आबादी ख़त्म कर दी है। बाबा ने सुरेश की बात शांति से सुनी और कहा, अल्लाहू चला जा, अल्लाहू चला जा, हम कुछ नहीं कर सकते। सुरेश उनके पैरों में गिरकर रोने लगा और बोला, नहीं बाबा जी, आप सब कुछ कर सकते हो। बाबा जी ने कहा, वो चीज़ें बहुत जालिम हैं, जा चला जा, हम कुछ नहीं कर सकते, जा चला जा, चला जा, अल्लाहू चला जा, अल्लाहू चला जा। तो सुरेश ने फिर कहा, नहीं बाबा जी, आप सब कुछ कर सकते हो, अगर आपने कुछ नहीं किया तो मैं अपने आप को कुछ कर लूँगा। फिर बाबा जी ने कहा, ठीक है बेटा, बुलाते हैं उन चीज़ों को और तेरा काम करवाते हैं। फिर बाबा जी ने अपनी आंखें बंद करी, हाथ में ली माला में कुछ पढ़कर फूंका और कुछ देर बाद अपनी आंखें खोली। हाँ बेटा, हमने पता लगा लिया है, वो चीज़ें बहुत जालिम हैं, उनके बच्चों को चोट पहुंची है, उसी का बदला वो ले रहा है। सुरेश ने कहा, बाबा जी इसका कुछ तो उपाय होगा। बाबा ने कहा, यहाँ से 35 किलोमीटर दूर एक पुराना किला है, तू वहाँ पर चला जा। उस किले के अंदर एक कमरा है, उस कमरे के नीचे एक किताब दफन है। तू उस किताब को निकाल और उस मकान की छत पर जाकर आधी रात के वक्त उस किताब का इल्म कर। अल्लाह ने चाहा तो तेरे गांव वालों को उस जालिम से मुक्ति मिल जाएगी। जा चला जा जवान, जा, अल्लाहू चला जा, अल्लाहू चला जा। सुरेश ने बाबा जी के पैर पकड़कर धन्यवाद दिया और उस किले के लिए चल पड़ा। रात हो चुकी थी, रात के कोई 12:15 का वक्त होगा। सुरेश उस किले पर पहुंचा। बहुत भयानक किला था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सदियों से यहाँ आया ही ना हो। चारों तरफ पेड़ के पत्ते ज़मीन पर बिखरे थे और दीवारों पर मकड़ियों के जाले भरे पड़े थे। हर तरफ से कुत्तों के रोने की आवाज़ आ रही थी। लेकिन सुरेश हिम्मत करके अंदर गया। अंदर घुप अंधेरा था। सुरेश ने टॉर्च चलाई तो उसने देखा वो भयानक किला
बाहर से जितना डरावना था उससे 100 गुना ज़्यादा अंदर से था। हर कमरे में सिर्फ धूल मिट्टी और मकड़ियों के जाले थे। लेकिन इतने सारे कमरों में सुरेश को ये कैसे पता चले कि वो किताब किस कमरे में दफन है। सुरेश ने भगवान को याद किया। तभी उसे टॉर्च की रोशनी में एक कमरे पर ताला लटका दिखा। सुरेश ने सोचा हो ना हो ये वही कमरा है जहाँ वो किताब दफन है। सुरेश ने ताला तोड़ने के लिए नीचे से एक पत्थर उठाया और ताले पर जैसे ही मारने लगा उस किले के चारों तरफ से कौवों की आवाज़ आने लगी। लेकिन इतनी रात को कौवे कहाँ से आए। लेकिन सुरेश ने हिम्मत करके जैसे ही ताले पर पत्थर मारा तो उसे बहुत ज़ोर से किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि सुरेश ज़मीन पर गिर गया। उसके दिल की धड़कन रुकते रुकते रह गई। वो पसीना पसीना हो चुका था। लेकिन उसने देखा कि ताला टूट गया है। सुरेश ने हड़बड़ाते हुए ताला हटाया और दरवाज़ा खोला। लेकिन अंदर का नज़ारा तो और भी डरावना था। कमरे की दीवार पर एक बहुत पुरानी औरत की पेंटिंग लटकी थी जिस पर धूल जम चुकी थी। फर्श पर एक चारपाई बिछी थी। लेकिन हैरानी की बात थी कि इतने पुराने किले में वो चारपाई बिल्कुल साफ़ थी। सुरेश लड़खड़ाते कदमों से कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसे तो वो किताब किसी भी कीमत पर ढूंढनी थी। सुरेश ने ज़मीन पर टॉर्च मारकर देखा तो जहाँ वो चारपाई बिछी थी उसके ठीक आगे की ज़मीन में एक थोड़ा सा गड्ढा दिखा, जैसे यहाँ खोद कर कुछ गाड़ा गया हो। सुरेश ने सोचा वो किताब ज़रूर यहीं होगी। सुरेश जल्दी से उस गड्ढे के पास ज़मीन पर बैठ गया। टॉर्च मुंह में ली और पागलों की तरह अपने हाथों से ही मिट्टी खोदने लगा। खोदते खोदते वो खुद मिट्टी में भर गया और आखिरकार उसे ज़मीन के नीचे एक बहुत पुरानी किताब दिखी। सुरेश ने मिट्टी खोदने की रफ्तार बढ़ाई और उस किताब को निकालकर अपने सीने से चिपका लिया और कुछ देर आंखें बंद करके वहीं बैठा रहा। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली उसे चारपाई पर एक औरत बैठी दिखाई दी। सुरेश ने एक जोरदार चीख मारी और वहाँ से भागा। और वो तब तक नहीं रुका जब तक वो किला बहुत दूर नहीं रह गया। इसके बाद वो थक कर वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी सांस ली और घड़ी में वक्त देखा। रात के 1:30 बज रहे थे। चारों तरफ घुप अंधेरा था क्योंकि वो अमावस की रात थी। सुरेश ने सोच लिया था उस जिन्नात का किस्सा आज ही ख़त्म करेगा, इसलिए वो उठा और भागने लगा। वो जल्द से जल्द उस मकान पर पहुंचना चाहता था। भागते भागते उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कोई और भी चल रहा है। लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो बस भागता गया और आखिरकार पूरे 2 घंटे बाद वो उस मकान पर पहुंच गया। रात के करीब 3:30 बज रहे थे। सुरेश डरते डरते मकान में दाखिल हुआ। उसने एक बार उस कमरे पर टॉर्च मारकर देखा। उस कमरे का दरवाज़ा अभी भी बंद था। इसके बाद सुरेश सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियों में भी बिल्कुल अंधेरा था। सुरेश हिम्मत करके सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वो आधी सीढ़ियों पर पहुंचा उसे किसी औरत के बाल दिखाई दिए। सुरेश चिल्लाता हुआ वापस नीचे की तरफ भागा। नीचे आकर वो थोड़ी देर ज़मीन पर बैठ गया। उसका दिल कर रहा था कि वो वापस घर भाग जाए, लेकिन वो आज अपने गांव को उस जिन्नात से आज़ाद कराना चाहता था। इसलिए उसने एक बार फिर सीढ़ियों पर टॉर्च मारी। इस बार वहाँ कोई नहीं था। सुरेश फिर से उठा और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा और आखिरकार वो मकान की छत पर पहुंच गया।
सुरेश तुरंत ज़मीन पर बैठ गया। उसने वो किताब खोली और टॉर्च मारकर पढ़ना शुरू किया। चारों तरफ से रोने की आवाज़ें आने लगीं। लेकिन सुरेश उस किताब को पढ़ता गया। थोड़ी देर में उसे अपने आसपास एक औरत का साया दिखने लगा। वो सुरेश को अपने पास बुला रही थी। सुरेश कांपने लगा, लेकिन वो किताब पढ़ता गया। थोड़ी देर में वो पूरा मकान हिलने लगा, जैसे भूकंप आ रहा हो। लेकिन सुरेश ने किताब पढ़ना चालू रखा। थोड़ी देर में उसे किसी ने पकड़कर पीछे घसीट लिया। लेकिन सुरेश ने बाबा जी को याद किया और किताब पढ़ता रहा। और आखिरकार उसे एक जोरदार चीख सुनाई दी और सब कुछ शांत हो गया। आखिर सुरेश ने उस जिन्नात को उस मकान से निकाल ही दिया और अंत में सुरेश ज़मीन पर गिर पड़ा। जब अगली सुबह हुई तो सुरेश के घर वाले उसे ढूंढने निकले। ढूंढते ढूंढते जब वो उस मकान की छत पर पहुँचे तो उन्हें सुरेश उस मकान की छत पर मरा हुआ मिला। और उसकी मौत भी ठीक वैसे ही हुई थी जैसे बाकी गांव वालों की। लेकिन अगर सुरेश ने उस जिन्नात को वहाँ से निकाल दिया था तो सुरेश को किसने मारा? और वो किताब भी सुरेश के पास कहीं नहीं मिली। आखिर वो किताब कहाँ गई?